हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम खालिद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडस्ट्रियल सेफ्टी से जुड़ा चैनल इंडस्ट्री सेफगार्ड। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग हर वीडियो में एक नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं जो टॉपिक इंडस्ट्रियल सेफ्टी से जुड़ा हुआ होता है। उसी तरह से आज हम लोग एक नए टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप सेफ्टी से या सेफ्टी प्रोफेशनल हैं या किसी भी सेफ्टी के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और अगर आप इंडस्ट्रियल फील्ड में काम करते हैं तो भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ये होने वाला है। नियर मिस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी इंडस्ट्रीज़ में। नियर मिस कैप्चर करना, नियर मिस को रिकॉर्ड करना, नियर मिस का डॉक्यूमेंटेशंस करना और नियर मिस का 360 डिग्री क्लोज़र करना, ये सारा कुछ आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। मे बी वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट आपके सारे डाउट्स नियर मिस को लेके और उसके रिपोर्टिंग तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं फ्रेंड्स कि नियर मिस है क्या। सिंपल लैंग्वेज में अगर आप कहेंगे तो नियर मिस ये है, एक ऐसी घटना है जो होती तो नहीं है बट अगर हो जाती तो हमें, हमारे प्रॉपर्टी को, हमारे कम्युनिटी को, हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा सकती थी। मींस कि ये घटना में क्षमता होती है हमें नुकसान पहुंचाने की, पर वो होती नहीं है। ये भी एक तरह का घटना है जिसमें लॉस नहीं है। अगर इसमें लॉस हो जाता तो फिर ये नियर मिस ना होके ये इंसिडेंट कहलाती। बहुत लोग इंसिडेंट में और नियर मिस में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हमें चोट लग गई तो वो नियर मिस नहीं हो सकती है। अगर हम गिर गए तो वो नियर मिस नहीं हो सकता है। अगर हम गिरने से बच गए और हमने हैंडरेल पकड़ लिया तो ये नियर मिस हो सकता है। हमें चोट नहीं लगी लेकिन चोट लग सकती थी, तब ये नियर मिस होगा। अगर हमें चोट लग गई तो ये नियर मिस नहीं, ये एक इंसिडेंट होगा। तो इसमें दोनों में एक ही फ़र्क है, इंसिडेंट और नियर मिस में एक छोटा सा फ़र्क है कि इसमें हमें लॉस नहीं होगा किसी तरह का तो वो नियर मिस होगा। अगर किसी तरह का लॉस हो गया तो वो इंसिडेंट होगा, वो नियर मिस नहीं होगा। ये बात एकदम आप क्लियर रखें। अब जब हम ये जान लेते हैं कि नियर मिस क्या है और नियर मिस का जब कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो हमारे मन में ये सवाल आता है कि नियर मिस आखिर हमें मिलेगा कहाँ से या कैसे रिपोर्ट होगा नियर मिस। तो बेसिकली नियर मिस के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आपको कहाँ से नियर मिस मिल रहा है। बट बेसिकली मैंने 3 ऐसे तरीके अपने स्लाइड में उल्लेख किए, मे बी इससे ज़्यादा भी तरीके आपके पास होंगे। तो सबसे पहला तरीका है कि नियर मिस को आप अपने एम्प्लॉय से जब भी टीबीएम करिए, टूल बॉक्स मीटिंग कीजिए, तो नियर मिस के बारे, किसी इंसिडेंट एक्सीडेंट के बारे में ज़रूर अपने एम्प्लॉय से पूछिए कि कल जो उन्होंने काम किया तो क्या उनके साथ कोई अप्रिय घटना घटी या कोई नियर मिस हुआ या कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट हुआ। ये सबसे बेस्ट और सबसे पहला लीगल तरीका है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि बहुत लोग कहते हैं कि नियर मिस हमको फ़ोन से मिल गया, हम साइट पर गए तो हमको एम्प्लॉय ने कहा, अगर हम नहीं जाते तो नहीं कहता। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो अप टू मार्क नहीं है, वो एक स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। तो टीवीएम में अगर आपको इंसिडेंट शेयर हुआ या टीबीएम में किसी कर्मचारी ने आपको नियर मिस के बारे में बताया तो वो एक प्रोसीजर है, वो एक तरीका है। सेकंड, अगर आप साइट पे ऑब्जर्वेशंस देखने के लिए गए, साइट पे आप मौजूद हैं, आप सेफ्टी सुपरवाइज़र हैं, साइट पे ही रहना आपका काम है, तो भी आप ऑब्जर्वेशन लेते लेते आपको नियर मिस जो घटता है, जो एक नियर मिस जो होता है वो क्षणिक होता है, मीन्स कि 1 सेकंड के लिए होगा लेकिन साइट पर होगा। अगर आप बहुत कॉम्पिटेंट सुपरवाइज़र हैं तो ज़रूर आपको दिखेगा कि ये नियर मिस हुआ है। और अगर आप सुपरवाइज़र ऐसे हैं जिसको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज उनका तगड़ा नहीं है या उनको कंसेप्ट क्लियर नहीं है नियर मिस के बारे में, तो उनके सामने भी अगर नियर मिस होगी तो वो उनको समझ में नहीं आएगा। तीसरा है सीसीटीवी। अगर आपके साइट पे कोई सीसीटीवी है लगा हुआ तो वहाँ से भी आप ऑब्जर्वेशन कलेक्ट कर सकते हो कि कौन से साइट पे कौन सी घटना हुई है और कितनी घटना नियर मिस की हुई है। तो ये 3 तरीके हैं बेसिकली। आपके पास ज़्यादा तरीका है तो नो प्रॉब्लम, बट ये बेसिकली 3 तरीके से आपको नियर मिस मिल सकता है। अब हम ये जान गए कि नियर मिस होता क्या है और ये भी जान गए कि नियर मिस रिपोर्ट या ऑब्ज़र्व कहाँ से हो सकता है। अब तब हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि नियर मिस का रीज़न क्या है, आखिर ये नियर मिस होता क्यों है। तो बहुत लोग को ये लॉजिकल क्वेश्चंस, बहुत ही सिंपल सा आंसर है बट बहुत लोग को ये पता नहीं होता है।
तो सिंपल सा जवाब है कि नियर मिस अनसेफ एक्ट अनसेफ कंडीशंस के वजह से होता है। मीन्स मैं एग्जांपल लेता हूँ कि अगर मेरा बिहेवियर ऐसा है कि हम साइट पे हमेशा अनसेफ एक्ट करते हैं, हम कभी पीपीस का इस्तेमाल नहीं करते, हम अपने टूल्स टैकल्स चेक नहीं करते हैं, तो हमारे साथ हमेशा नियर मिस की घटना होगी। अगर एक ऐसा साइट है जो बहुत स्लिपरी है, जो बहुत ही वहाँ पे स्लिप करने के चांसेस बहुत हाई हैं, पुअर हाउसकीपिंग है, एरिया रिस्टोरेशन अच्छा नहीं है, तो वहाँ पर भी नियर मिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमेशा याद रखिए, नियर मिस होने का सबसे बड़ा रीज़न है अनसेफ एक्ट अनसेफ कंडीशन। अब आप स्लाइड पर एक पिरामिड देख रहे होंगे, ये हैंनरिच डायग्राम है। बहुत लोग इसको हैंनरिच पिरामिड कहते हैं, बहुत लोग इसको सेफ्टी ट्रायंगल कहते हैं, बट है वो एक ही चीज़। इसमें आप क्लियरली एक डाटा देख रहे होंगे। एक्चुअली ये एक रिसर्च किया हुआ डाटा है जिसमें ये दिखाया जा रहा है आपको कि 3 लाख अगर अनसेफ एक्ट अनसेफ कंडीशन साइट पर बनते हैं या किसी के द्वारा अनसेफ एक्ट किया जाता है, तो उसमें से 3,000 नियर मिस ऑटोमेटिक क्रिएट होते हैं। और उन 3,000 नियर मिस में से 300 फर्स्ट एड एंड देन 30 मतलब 30 एलटीआई, और उसी 30 एलटीआई में से 1 फैटेलिटी तक इंसान पहुंच जाता है। मीन्स के जो फैटेलिटी है, जो फैटेलिटी के चांसेस क्रिएट हुए, वो एक बंदा जो है उसी 3 लाख में से आ रहा है और उसी 3,000 नियर मिस से आ रहा है। मिस को अगर आप नियर मिस को अगर आप कैप्चर करते हैं और तुरंत उसका सलूशन करते हैं, तुरंत उसका 360 डिग्री क्लोज़र करते हैं, तो वो फिर चीज़ें ऊपर तक नहीं जाती हैं। वो जो बंदा फर्टिलिटी तक एक पहुंच गया है, अगर वो नियर मिस से ही उसका क्लोज़र बन जाता, वो नियर मिस ही से ही उसका सब कुछ समापन हो जाता, तो चीज़ें बहुत आगे तक नहीं बढ़ सकती थी। इसीलिए बहुत सारी कंपनियों में जब एक्सीडेंट इंसिडेंट या बहुत बड़ा कोई घटना होता है, तो उनकी जो इन्वेस्टिगेशन टीम आती है वो कुछ महीनों के पुराने नियर मिस को देखना शुरू करती हैं। क्योंकि घटना जो है वो कभी भी अचानक से नहीं होती है, घटना संकेत देती है, घटना सिग्नल देना शुरू करती है नियर मिस के ज़रिए। अगर हम समझ गए, नियर मिस को कैप्चर किया, उसका क्लोज़र कर दिया, तो हम बड़े घटना से अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन अगर हम नियर मिस को नज़रअंदाज किया, आप जैसे कि डाटा में देख रहे हैं, तो फिर हमारे ही 3,000 नियर मिस से कोई एक घटना फैटेलिटी तक पहुंच जाएगी। इसके लिए हमको नियर मिस कैप्चर करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नियर मिस क्यों कैप्चर करना बहुत ज़रूरी है, क्यों हर डिपार्टमेंट वाले नियर मिस पे इतना फोकस बना के रखते हैं। बिकॉज कि नियर मिस ही बड़े घटने का छोटा संकेत है। अगर हम नियर मिस को समझ गए, तो हम बड़े से बड़े घटना को कंट्रोल कर सकते हैं, होने से बचा सकते हैं अपने लोगों को। इसलिए नियर मिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और नियर मिस कैप्चर का, नॉट इवन कि कैप्चर करना कि कैप्चर कर लिया और छोड़ दिए, नहीं, उसका प्रॉपर समापन मतलब करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस क्रिएट करना और उसको पूरी तरह से क्लोज करना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये एक फॉर्म है नियर मिस का। इसमें हम लोग क्विक्स ये समझ लेंगे कि नियर मिस का फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे। कोई अगर नियर मिस किसी साइट पर होती है तो कैसे हम अपना रिपोर्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले कि आप ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल लिखेंगे, इंसिडेंट का टाइम लिखेंगे, डेट लिखेंगे, लोकेशन लिखेंगे, प्लेस ऑफ इंसिडेंट, सब आप ऊपर के सारे रिक्वायरमेंट्स आप भर देंगे। उसके बाद आपको ब्रीफ इंसिडेंट का डिस्क्रिप्शंस लिखना है, मतलब क्या हुआ ये लिखना है। बहुत लोग शुरू करते हैं कि हमारा एक आदमी था, वो साइड पर गया, स्लिप कर गया, दैट्स ये एकदम, ये जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत ही प्रॉपर डिस्क्रिप्शन नहीं है। जब भी आप किसी के बारे में लिखना शुरू करेंगे, तो सबसे पहले ये लिखिए कि वो आदमी है कौन। हमारे साइट का वो हेल्पर है, सुपरवाइजर है, रीगर है, ऑपरेटर है। पहले उसका शॉर्ट आप इंट्रोडक्शन दीजिए कि वो कौन है और साइट पर क्या कर रहा था, वो क्यों साइट पर था। तो आप यहाँ से शुरू करें कि हमारा एक कर्मचारी जो भी शिफ्ट में हर दिन की तरह ऑपरेटिंग का काम कर रहा था। तो आपका जो राइटिंग है ना, वो यहाँ से शुरू होना चाहिए। बहुत सारे लोग स्टार्ट ही करते हैं और उनको स्लिप करके डेट्स, ये कोई रिपोर्टिंग नहीं है, ये आपको कोई बेस्ट रिपोर्टिंग नहीं है। इसमें आप स्टार्ट कीजिए, वो आदमी कौन है, वो साइट पर क्या कर रहा था,
फिर उसके साथ क्या घटना हुई, उसने अपने आप को कैसे कंट्रोल किया। लकीली आप ये ज़रूर ये सारे वर्ड यूज़ कीजिए, लकीली, फॉर्चुनेटली। तो ये सारा वर्ड यूज़ करने बाद आप लिखें कि उसके साथ कोई इंसिडेंट नहीं हुई, ना उसको चोट लगा। तो प्रॉपर पूरा डिटेल, मतलब कि अगर हम आपके साइड पे नहीं गए हैं तो हम आपका रिपोर्ट पढ़ के ये समझ लें कि बंदा के साथ क्या हुआ या फिर नियर मिस की घटना एक्चुअल है क्या। बहुत लोग इम्प्रॉपर इंफॉर्मेशन देते हैं, बाद में उनसे फ़ोन करके पूछना पड़ता है कि हुआ क्या है। तो आप पूरा डिटेल उसमें लिखिए, कौन बंदा है, कहाँ गया, उसके साथ क्या हुआ, कैसे अपने आप को सहारा लिया, कैसे बैलेंस किया, कैसे बच गया, कब हुआ आपको बताया, फिर आपने क्या किया, सारा कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना है। उसके बाद है फिर एम्प्लॉई का नाम लिखिए जिसके साथ ये घटना हुई, इसका RFID अगर नंबर है अगर तो वो नंबर लिख दीजिए। उसके बाद एक्शन टेकन, मतलब अगर आपको कोई बोला तो आप पूरा क्लोजर का बात यहाँ पर नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक्शन टेकेंगे, मतलब इमीडिएट आप क्या किए। अगर मैं आपको बोलूँ सर मैं वहाँ स्लिप कर गया, तो इमीडिएट आप क्या किए, तो इमीडिएट आप एरिया को बैरिकेड किए और अपने सेफ्टी ऑफिसर या अपने सीनियर को या अपने इंचार्ज को इसके बारे में इन्फॉर्म किए। तो आप पूरा एक्शन नहीं बना लेंगे क्योंकि आप सेफ्टी ऑफिसर हैं या फिर आप सेफ्टी सुपरवाइजर, आप साइट पर हैं, तो इमीडिएट एक्शन जो आप लेंगे वही आप यहाँ पे एक्शन टेकन में लिखेंगे। ठीक है, कि हाँ हमने चीज़ों वहाँ पे बैरिकेड किया और बैरिकेड करने बाद अपने सीनियर को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया, या फिर सेफ्टी टीम को इसके बारे में इन्फॉर्म किया, डिपार्टमेंट को इसके बारे में इन्फॉर्म किया, एरिया को हाईलाइट कर दिया, बैरिकेड कर दिया, लोगों को समझा दिया उधर नहीं जाने का है जब तक कि इसमें कोई मिट्टी का भराने का काम ना हो जाए, या फिर इसका स्लिपरी एरिया को कम से कम कवर ना कर दिया जाए, चलने लायक ना बना दिया जाए। तो इमीडिएट जो आप एक्शन लेंगे आपको उसको यहीं पर भरना है। तो आपने रिपोर्टिंग कर ली, आपको पता चल गया कि नियर मिस हुआ और आपने एक रिपोर्ट उस पे बना लिया, लेकिन आपको उसका करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन करना है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं कापा बनाना। ठीक है, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन। तो आपको सबसे पहले ये पूरा जो स्लाइड मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ इसको समझना है। अगर आप इसको समझ गए तो आप नियर मिस का, कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट का, कोई भी घटना अगर आपके साइड पे होता है उसका करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन आप बना सकते हैं, नॉट इवन की नियर मिस का। ठीक है, ये सबके लिए मैं बता रहा हूँ। तो आप ध्यान से देखिएगा कि कभी भी कोई घटना होता है तो उसका हमको रूट कॉज जानना है। बिना रूट कॉज जाने हुए हम कोई भी करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन नहीं बना सकते, क्योंकि करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन सिर्फ और सिर्फ रूट कॉज पे ही बनता है। ये हमेशा याद रखिएगा। जब तक कि आप रूट कॉज नहीं निकालिए कि उस घटना का मेन रीज़न क्या है, रूट कॉज क्या है, तब तक आप कोई भी करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस नहीं क्रिएट कर सकते हैं, वो आपका क्लोज़र नहीं बन सकता है। तो कैसे निकालेंगे करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन, तो उसके लिए बहुत सारा प्रोसेस है। सबसे पहला प्रोसेस है वाई एनालिसिस, जिसको 5W1H भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका फिश बोन एनालिसिस है, उसके बाद है फॉल्स ट्री डायग्राम है, उसके बाद है बॉयट एनालिसिस है। तो हम लोग बेसिकली ज़्यादातर हम लोग वाई एनालिसिस को फॉलो करके ही रूट कॉज एनालिसिस, जिसको RC भी बोलते हैं, वो निकालते हैं। तो मैं आपको वाई एनालिसिस के बारे में जस्ट इसके बाद वाले स्लाइड में पूरा डिटेल से बता दूंगा, आप उसको समझ लीजिएगा। पहले हम लोग कापा का प्रोसेस समझते हैं कि जब हमको रूट कॉज निकालना है उसके लिए हम लोगों ने वाई एनालिसिस कर लिया और हमको रूट कॉज निकल गया, तब हम क्या करेंगे। तो जब अब हमको रूट कॉज निकल गया है तब हम करेक्शन में जाएंगे। अब आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि करेक्शन और करेक्टिव एक्शन क्या है। बहुत लोग बोलते हैं कि करेक्शन कुछ नहीं होता, लेकिन होता है, मैं बता रहा हूँ आपको अभी। करेक्शन जो है वो इमीडिएट है। जैसे आपने एक गड्ढा देखा, आप एक सेफ्टी सुपरवाइजर हैं, आपने देखा कि अरे यार इसमें गड्ढा में तो कोई गिर जाएगा, तो आप उस टाइम क्या गड्ढा भरवा देंगे? नहीं, आप क्या करेंगे, लाइन अप करेंगे कि कैसे भी करके ये गड्ढा भर जाए। तो आप अपने इंचार्ज को कॉल करेंगे, सुपरवाइजर को कॉल करेंगे, सीनियर को कॉल करेंगे, डिपार्टमेंट को कॉल करेंगे। तो ये जो लाइनअप होगा उसमें कुछ टाइम लगेगा, लगेगा ना। तो उसी इमीडिएट एक्शन लेते हुए आप वो एरिया को बैरिकेड कर देते हैं। क्या करते हैं, ढक देते हैं, बैरिकेड कर देते हैं। यहाँ पर मत आइए भाई कोई गिर जाएगा, बड़े बड़े बोर्ड्स लगा देते हैं आप। यहाँ एरिया को हाईलाइट कर देते हैं कि गिरने का खतरा है यहाँ पे, है ना। यही जो आप इमीडिएट किए हैं ना, यही करेक्शन है। और करेक्टिव एक्शन क्या है कि डिपार्टमेंट या फिर आपके इंचार्ज या सुपरवाइजर की मदद से वो गड्ढा को भर दिया जाता है, ये करेक्टिव एक्शन है। अब बात आती है प्रिवेंटिव एक्शन की, तो आप एक टीम बनाते हैं और टीम बना के आप साइड पे पूरा जगह साइड साइड में देखते हैं कि क्या और भी कोई ऐसा गड्ढा है जिसमें आदमी के गिर जाने का चांस बना हुआ है। ये है प्रिवेंटिव एक्शन। तो जो हम लोग तुरंत कर दें, तुरंत
वो आपका करेक्टिव एक्शन है। उसके बाद जो करें वो नहीं, सॉरी, जो हम लोग तुरंत कर रहे हैं वो आपका करेक्शन है। उसके बाद जो हम लोग कर रहे हैं वो करेक्टिव एक्शन है। और हमेशा के लिए भविष्य में ऐसा कुछ ना हो उसके लिए जो करेंगे वो प्रिवेंटिव एक्शन है। हमेशा याद रखिए, प्रिवेंटिव मतलब फ्यूचर की बात हो रही है कि नेक्स्ट टाइम में ऐसा कुछ ना हो। करेक्टिव मतलब जो हम लोग करेंगे उस टाइम। और करेक्शन मतलब इमीडिएट, मतलब जो तुरंत क्षणिक वहीं पर जो एक्शन लिया गया उसको बोलेंगे करेक्शन। ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं, इस पे कंफ्यूज मत होइएगा। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको वाई वाई एनालिसिस में कैसे रूट कॉज निकालते हैं उसके बारे में एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। तो आप इस स्लाइड को बड़े ध्यान से देखिए कि एक ये है, एक रीज़न है या जिस पर वाई हम लोग को वाई वाई करना है, वो है कि एक आदमी है जो ट्रैफिक का रेड लाइट को जंप कर जाता है, ठीक है ना। ये है उसका एक प्रॉब्लम है या एक केस है जिसका वाई वाई कैसे निकाल रहे हैं हम। पहला देखिए कि का उसको जॉब के लिए देरी हो रही थी, पहला उसका जो रीज़न है, ठीक है ना। उसके बाद कि वो क्यों लेट हुई थी, क्योंकि जॉब के लिए क्यों उसको देरी हो रही थी, क्योंकि वो लेट से उठा था। तो क्यों लेट से उठा था, क्योंकि उसका अलार्म काम नहीं कर रहा था। तो क्यों उसका अलार्म काम नहीं कर रहा था, क्योंकि बैटरी ख़त्म हो गई थी। तो बैटरी क्यों ख़त्म हो गई थी, तो उसने चेक नहीं किया था। अब रूट कॉज क्या निकला, तो उसने अपने इक्विपमेंट्स का प्रॉपर चेक वो नहीं कर रहा था, ठीक है ना। मतलब आप एक केस लेंगे, वो केस में आप क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करते हुए जब आप एकदम लास्ट पहुंचेंगे, वही उसका रूट कॉज होता है। एक वाई दूसरे वाई का आंसर होता है, हमेशा याद रखिएगा। एक वाई दूसरे वाई का आंसर होता है। और जब हम शुरू से एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा क्वेश्चंस करते हुए जब लास्ट पहुंचेंगे, तो जो वाई पे हम ख़त्म कर रहे हैं अपना एनालिसिस, वही आपका रूट कॉज होता है। अब देखिए, एक आदमी है जो रेड लाइट जंप करता है और उसका रीज़न क्या निकलता है कि उसने अपने इक्विपमेंट्स को, अपने सामान को उसने चेक नहीं किया, है ना। तो इसीलिए तब, अब जब रूट कॉज निकल जाएगी तब हम उसका करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन बनाएंगे। बिना रूट कॉज निकाले हम नहीं कर सकते। अब जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि करेक्टिव एक्शंस में आप क्या क्या करेंगे, तो इमीडिएट कोई एक्शन लेते हैं आप, तो वो करेक्टिव एक्शन होता है। जैसे आपने काम बंद करवा दिया, जैसे आपने तुरंत सॉफ्ट बैरिकेशंस लगवा दिए, मैन पावर का रिप्लेसमेंट करवा दिया, मतलब जो आपने तुरंत किया, क्षणिक किया, वो आपका करेक्शन है। अब करेक्टिव एक्शन में क्या है, तो साइट ऑडिट इंस्पेक्शंस जो है वो आपका करेक्टिव एक्शंस होगा। ट्रेनिंग होगा, कंसिक्वेंस मैनेजमेंट होगा। आदमी को आपने लेटर दे दिया, उससे आपने फीडबैक ले लिया, उसका बैठ के आपने काउंसलिंग कर दिया, दिस ऑल आर जो है वो करेक्टिव एक्शन है। तो अब बात है कि प्रिवेंटिव एक्शन क्या है। तो प्रिवेंटिव एक्शन वो है जैसे कि आप कंटिन्यू किसी चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, सिस्टम में आपने चेंज ला दिया है, और कोई पैसिव बैरियर्स यूज़ किया है, आपने एसओपी में कोई चेंज आया या आपने जीसीसी किया है, मींस कि ऐसा चीज़ जो आपके सिस्टम में इन्वॉल्व हो गया। जैसे आपने चेकलिस्ट में किसी चीज़ को मेंशन कर दिया, अब जो फॉलो होगा तो उस वो चेक पॉइंट के हिसाब से ही सब कुछ फॉलो होगा। अब आपने एसओपी में वो सब चीज़ लिख दिया, मतलब अब आप बंदा ट्रेनिंग लेगा तो एसओपी में वो सब चीज़ को सुनेगा ही सुनेगा। मतलब ऐसा कुछ चीज़ जो आपने सिस्टम में ही चेंज ला दिया, मीन्स कि आपको डेली करने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, आपने बस उसको सिस्टम में ला दिया, वो चीज़ ऑटोमेटिक फॉलो हो रही है। दैट्स कॉल्ड प्रिवेंटिव एक्शंस। बहुत लोग करेक्टिव एक्शन में ही प्रिवेंटिव एक्शन को डाल देते हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा वायलेशन कर रहा है, आपने उसको लेटर दे दिया, ठीक है ना, तो लेटर दे दिया है, दिस इज ए करेक्टिव, प्रिवेंटिव नहीं है। आप प्रिवेंटिव क्या है कि उसके बिहेवियर को 6 महीना आप बैठ के मॉनिटर करें। दैट्स कॉल्ड प्रिवेंटिव कि हाँ, आप बंदा में सुधार है, उसके स्पेशल ट्रेनिंग देते 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 उसकी कम्पिटेंसी इन्हांस हुई है, वो चीज़ों को समझ रहा है और वो अब सेफ्टी की तरफ मोटिव है। दैट्स कॉल्ड प्रिवेंटिव। आपने किसी को 2 घंटे का और 1 घंटे का ट्रेनिंग दे दिया, दिस इज़ नॉट प्रिवेंटिव एक्शन। प्रिवेंटिव मीन्स कि अब फ्यूचर में वो ऐसी चीज़ें रिपीट ना हो, दैट्स कॉल्ड प्रिवेंटिव। तो रिपीट ना हो उसके लिए आपको सिस्टम में ही चेंज करना पड़ेगा ताकि वो चीज़ें हर दिन फॉलो हो। जैसे कि आपने टीबीएम में रिमाइंडर डाल दिया कि नहीं भाई, सबको सेफ्टी के बारे में सजग रहना पड़ेगा, कोई भी आदमी जो है बिना कोई भी आदमी अल्कोहल का कंज्यूम नहीं करेगा और साइट पर आएगा बिना अल्कोहल, अगर पकड़ा गया तो कॉन्सिक्वेंस। और इसको आपने टीबीएम में रिमाइंडर में डाल दिया, मीन्स कि अगर आपका 3 शिफ्ट में टीबीएम हो रहा है, मतलब 3 बार वो रिपीट हो रहा है, मतलब वो सिस्टम का हिस्सा बन गया। दैट्स कॉल्ड प्रिवेंटिव एक्शन। ये है प्रिवेंटिव एक्शन। अब जब आप रिपोर्टिंग भी समझ गए, कापा भी समझ गए, तो ये भी जान लीजिए कि नियर मिस को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो नियर मिस का जो लर्निंग है वो लोगों तक शेयर होना चाहिए। तो अगर आप टीबीएम में करें तो बेहतर है। और टू वे कम्युनिकेशन जितना भी हम लोग को होता है, जैसे मास मीटिंग
जैसे कि हम लोग का TBM, लाइन वॉक, सेफ्टी मीटिंग, मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग, तो जितनी भी सारे मीटिंग्स होते हैं जिसमें लोग गेट टुगेदर होते हैं, तो उस टाइम पे आपको अपने नियर मिस को शेयर इसलिए करना है ताकि जो दूसरे साइड पर हुई वो साइड पर रिपीट ना हो। और अगर आपने कुछ उसके अगेंस्ट कोई इनिशिएटिव लिया है तो उस इनिशिएटिव को दूसरे साइड पर भी आप इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसको हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट भी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप ज़रूर कम्युनिकेट करें। लर्निंग पार्ट को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे एक साइड से दूसरे साइड और दूसरे से तीसरे, उतना ज़्यादा अवेयरनेस हमारे कर्मचारियों में किसी चीज़ को लेकर होगा। इसीलिए शेयरिंग इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द सेफ्टी। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया बट मैं आशा करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी होंगी, जैसे कापा, जैसे नियर मिस, जैसे रिपोर्टिंग, जैसे बहुत सारी चीज़ें आपने नया नया इस वीडियो से सीखा होगा। तो अगर आपके पास कोई कापा का फॉर्मेट नहीं होगा और आपको कापा का फॉर्मेट चाहिए होगा तो आप अपना ईमेल आईडी मेरे इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि मैं आपको मेल कर दूँ कापा का फॉर्मेट। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप अपने कलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए।